हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग फिर से देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 क्लास करवा दिया दोस्तों। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा तो जाइए देखिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सब आपके बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम से लिए गए हैं। ठीक है, सारा ऑप्शनल क्वेश्चन जितना भी है वो जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को मैंने सारे क्वेश्चन को लिया ताकि आप अच्छी तरह चीजों को समझ सको। उसके बाद देखो, अभी आप इसको समझते हुए चलो, उसके बाद जो है बिफोर एग्जाम मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा इनमें से। देखिए पहले आप पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, उसके बाद बिल्कुल हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोगों ने 55 क्वेश्चन देख लिया है, और 1 और 2 मतलब पहली और दूसरी क्लास को मिला करके हम लोगों ने 55 क्वेश्चन देख लिया है। अभी से इस वाली क्लास में हम लोग 56 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, 56 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस सेशन को। क्लियर है, चलो देखते हैं फिर। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए यहां पर आप ध्यान दीजिए। यहां पर क्या है, 56वां क्वेश्चन, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है। ठीक है दोस्तों, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है पूछा जा रहा है। तो आपका देखिए 2 चीज होता है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल, मतलब संकुचन, और एक होता है प्रकुंचन। तो यहां पर पूछ रहा है दोस्तों सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो दोस्तों आपका यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, 120 mm। देखिए दोस्तों, जब कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, अगर नॉर्मल होता है तो क्या होता है, 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120/80 mmHg होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, 120/80 mmHg होता है। मतलब जो हमारा प्रकुंचन दाब होता है कितना होता है, 120 mm होता है, और उसके बाद जो हमारा संकुचन होता है वो कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, कितना होता है, 80 Hg होता है। क्लियर दोस्तों, अब देखिए एक बात आपको समझनी है, ये जो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है, इसकी माप करने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो इस यंत्र का नाम क्या होता है, स्फिग्मो। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है स्फैग्मोमीटर। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। क्लियर है, तो आप, मैं बोल दे रहा हूं, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र का नाम क्या है दोस्तों, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्लियर है, चलो तो आई थिंक आपको ये वाला आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। ठीक है, 57 वाला क्या है, अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है। अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कितना होता है, 80, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आपका प्रकुंचन होता है, अनुशीतलन या फिर जिसको हम संकुचन बोलते हैं, तो कितना होता है वो 80 mm होता है। क्लियर दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 58 क्वेश्चन आपका कह रहा है, वायवीय श्वसन प्रक्रम में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन क्या कहलाता है। मतलब वायवीय श्वसन में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों। तो ऑक्सीजन की, देखिए यहाँ पर यहाँ पर बोल रहा है कि वायवीय श्वसन प्रक्रिया में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन। अब यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, या फिर ए और बी दोनों, यानी में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसमें से आपका कौन सा आंसर राइट होगा, कौन सा आंसर सही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा भाई। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 62वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किसकी भित्ति मोटी होती है। तो किसकी भित्ति मोटी होती है, मतलब किसकी वॉल जो होती है वो मोटी होती है। ठीक है, जो वॉल होती है वो किसकी मोटी होती है, धमनी की, या फिर सिरा की, या फिर दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धमनी की जो भित्ति होती है दोस्तों वो मोटी होती है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अभी धमनी और सिरा क्या होता है, धमनी और सिरा क्या होता है। देखिए जो धमनी होती है, ठीक है, जो धमनी होती है वो क्या करती है, मतलब हार्ट से जो होती है ये हमारी बॉडी में पूरे ब्लड को पहुंचाती है। तो ये कहा जाता है कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, शुद्ध रुधिर बहता है, उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, किसमें, धमनी में। लेकिन जो सिरा होता है, सिरा में क्या होता है, अशुद्ध। ठीक है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अब अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, अशुद्ध रक्त का मतलब होता है वो जब वापस आता है हार्ट में, जो होता है हमारी बॉडी से ब्लड वापस जब आता है तो उसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है दोस्तों, CO2 की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। लेकिन
लेकिन धमनी के माध्यम से जब ब्लड जाता है तो उसमें क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, इसलिए उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं और उसको अशुद्ध बोलते हैं। तो यही फर्क होता है, आपको जानना चाहिए। क्लियर है? चलिए, बाकी दोनों ही क्या करते हैं, ब्लड के परिवहन का काम करते हैं, ब्लड को ले जाने का काम करती है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका 60वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्न में से किसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है? तो किसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है? जल स्थल चर वालों का, कि मछली का, कि स्तनधारी का, कि पक्षी का? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हृदय के 3 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, हृदय 3 चैम्बर में बटा हुआ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो जल स्थल चर प्राणी होते हैं उनमें ये चीज होता है। क्लियर है? चलो, अगला आपका कह रहा है रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप सबको पहले से ही पता होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, किसका नाम सुना होगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन, HB, जिसको शॉर्ट में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा है, हीम, तो जाहिर सी बात है उसी की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, अब बिल्कुल आपको ये जानना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का रंग लाल क्यों होता है, या फिर अदर चीज़ों का फिर लाल रंग, जो ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है, तो क्यों होता है? आप क्या बताओगे? हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है। क्लियर है? चलो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन है क्या, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होती है एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होती है एक प्रकार क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये बात तो आपको भली भांति पता होगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए, देखिए, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, अब हमारी बॉडी में कुछ जो भी चीजें जरूरत होती हैं उसको क्या करते हैं, हमारी बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी जो भी चीज वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो अपद्रव्य होता है, मतलब जो फालतू की चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस होती हैं, उनका कोई काम नहीं होता है, तो क्या होता है, उसको बाहर हमारी बॉडी क्या करती है, उसको निकाल देती है। तो बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं इसको? उत्सर्जन। ठीक है, समझ में आई बात है? इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका पादप किस तत्व का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों को संश्लेषण में करता है? ठीक है, तो जो पादप होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं आपका प्रोटीन, तो किस तत्व का जो होता है उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं, मतलब प्रोटीन वगैरह का निर्माण करने के लिए किस तत्व की जरूरत पड़ती है? तो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब बिल्कुल दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 64वां, पादप फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि कहां से प्राप्त करते हैं? ठीक है, जो पादप होते हैं वो ये सब चीजों को कहां से प्राप्त करते हैं? तो आप बिल्कुल बता पाओगे। ठीक है, क्योंकि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो देखिए सूर्य का प्रकाश, और जो सूर्य के प्रकाश को और कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों में से ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फास्फोरस को, जिसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, जिसका सिंबल पी होता है। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है, पी होता है। और उसके बाद लोहा को Fe, उसके बाद मैग्नीशियम मतलब Mg, इन सबको कहां से प्राप्त करते हैं? ये आपके क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, धातु होती है, तो पेड़ों को इनको जरूरत पड़ती है, इनकी पेड़ों को क्या करते हैं, जरूरत पड़ती है। तो अब क्या होता है, जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक जो हमारा भोजन होता है, सॉरी मतलब जो पौधों का भोजन होता है वो कैसे बनेगा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्रिया जो होती है, तो में इन सारे कुछ जो काम होता है, क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें आपका जाइलम ऊतक होता है, मैंने आप लोग को बताया चीज़। ठीक है, जो जाइलम ऊतक होता है वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को मिट्टी से ऊपर ले जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी से। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, मिट्टी से। उसके बाद अगला ऑप्शन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न उत्पादों के परिवहन को कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनता है, जो उत्पाद बनता है, उसको ले जाने, ठीक है, उसको ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, स्थानांतरण। क्या बोलते हैं उसको? स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मानव में वृक्क होते हैं, तो ये तो बच्चा बता देगा इसको। ठीक है, मानव में कितने वृक्क होते हैं? तो आपको बताओगे 2 वृक्क होते हैं। ठीक है, इंसान में क्या होते हैं? 2 वृक्क होते हैं। वृक्क मतलब जिसको आप किडनी के नाम से जानते हो। ठीक है, जिसको आप किडनी के नाम से जानते हो। क्लियर दोस्तों, या फिर इसको गुर्दा भी कहा जाता है। किडनी कहो या फिर इसको क्या कहा जाता है, गुर्दा भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई। तो मनुष्य में कितने वृक्क पाए जाते हैं? सिर्फ 2 वृक्क पाए जाते हैं। क्लियर। अच्छा, वृक्क का काम क्या होता है? वृक्क का काम क्या होता है? तो वृक्क जो होता है हमारी बॉडी का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। मुख्य उत्सर्जी अंग होता है
कहने का मतलब क्या है कि अगर वृक्क ना हो तो हमारी बॉडी में जो उत्सर्जन क्रिया होती है सुचारू रूप से वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। तो मुख्य उत्सर्जक अंग हमारी बॉडी का क्या होता है, तो आप जवाब दोगे गुरुजी कि इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, वृक्क होता है, ठीक है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, वृक्क जो होता है मुख्य उत्सर्जक अंग होता है। क्लियर दोस्तों, चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वृक्क होता है उसका वजन कितना होता है, ठीक है, जो वृक्क होता है उसका वजन कितना होता है, तो प्यारे दोस्तों उसका जो वजन होता है, एक वृक्क का जो वजन होता है 150 ग्राम होता है। कितना होता है, 150 ग्राम होता है एक वृक्क का वजन। समझ में आई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहां पर बोल रहा है यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहां अलग होते हैं। यूरिया या फिर आपका यूरिक रुधिर, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होते हैं, तो रुधिर से कहाँ अलग होते हैं, तो आपको यहाँ पर जवाब देना, ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर जवाब देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क में, क्योंकि जस्ट मैंने बताया उत्सर्जक अंग का कार्य करता है आपका वृक्क। तो बस वही बात यहाँ पर हो गई कि जो आपका यूरिया होता है, यूरिक अम्ल, मतलब यूरिया और यूरिया बोलो या फिर यूरिक अम्ल जो आपका ब्लड से अलग होता है, कहाँ अलग होता है, आपका वृक्क से अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब वृक्क में। क्लियर दोस्तों, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मानव में एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन लीटर में कितना होता है, मतलब एक इंसान एक दिन में कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, ठीक है, इसको आपको बताना। तो यहां पर जो दोस्तों होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब 1 से 2 लीटर, ठीक है, 1 से 2 लीटर इंसान जो है मूत्र का उत्सर्जन प्रतिदिन करता है, ठीक है, प्रतिदिन करता है इंसान, ठीक है, समझ में आई बात है। चलिए अच्छा एक बात बताओ आप लोग जो है कि मूत्र का रंग जो होता है, ठीक है, मूत्र का रंग, ठीक है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, ठीक है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण तो होता है दोस्तों, यूरोक्रोम के कारण। तो यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का जो कलर होता है वो क्या होता है, पीला हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, पीला होता है। क्लियर हुई बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मानव शरीर में वृक्क कहाँ पाया जाता है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ रहा है मानव शरीर में वृक्क कहाँ पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उदर में। तो आपका जो वृक्क होता है, हमारा जो वृक्क होता है, मीन्स सबका जो वृक्क होता है वो कहाँ होता है, उदर में पाया जाता है। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मृदा से अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था, अभी मैंने आपको बताया था और इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलिए तो मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं आपके, ठीक है, मान लो आपका क्या है पेड़, ठीक है, आपका क्या है पेड़ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, चलिए एक मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका क्या है, ये पेड़ है दोस्तों, ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, मान लो आपका ये क्या है पेड़ है। अब यह क्या है, आप ये क्या इसकी रूट्स हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है इसकी जड़ें हैं, ये इसकी क्या है जड़ें हैं। तो पौधे, और ये क्या है इसकी, मान लो क्या है इसकी, ठीक है, ये मान लो इसकी क्या है पत्ती दोस्तों, ठीक है, क्या इसकी पत्ती है। तो अब क्या है, ये खनिज लवण को जो है कौन ले जाएगा, खनिज लवण को कौन ले जाने का काम करेगा, आपका जो जाइलम ऊतक होता है वही ऊतक क्या करेगा, पत्तों के हर मतलब पेड़ के हर पार्ट तक क्या करेगा, इसको पहुंचाएगा और विशेष करके पत्तियों तक इसको पहुंचाने का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जाइलम ऊतक, पहले ही मैंने आपको बताया था। क्लियर बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों फ्लोएम ऊतक द्वारा। मैंने आप लोग को बताया था कि ठीक है, जब भोजन बन जाता है तो भाई इस पौधे के हर एक भाग तक कौन पहुंचाता है, क्योंकि जो हमारी पत्तियां होती हैं, पत्तियां जो होती हैं क्या होती हैं, पौधों का रसोई घर होती हैं। तो वहाँ रसोई घर में तो खाना बन जाता है, मतलब पत्तियों में खाना बन जाता है। तो भाई जो सारा मटेरियल लाया था वो कौन लाया था, सारा मटेरियल आपका कौन लाया था, तो लाया था आपका जाइलम ऊतक। लेकिन अब जब खाना तैयार हो गया तो उसको कौन ले जाएगा, तो ले जाएगा दोस्तों क्या, कौन ले जाएगा, फ्लोएम ऊतक। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर धमाकेदार से आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अवशोषित जल एवं घुलित लवण किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं। यह भी बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पर आपका कह रहा है रसाकर्षण या विसरण या रसारोहण या उत्सर्जन। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रसारोहण, ठीक है, रसारोहण आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पौधों, अब ये देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रसारोहण क्या होता है तो आपको सीधा बताना है कि ऊतकों द्वारा, मतलब जाइलम ऊतक द्वारा क्या होता है कि मिट्टी से
खनिज लवण का पौधों के हर एक पार्ट में पहुंचना क्या कहलाता है, कौन सी क्रिया कहलाती है, रसारोहण कहलाती है। या फिर जल वगैरह या फिर खनिज पदार्थ जो भी आपके पौधे में के ऊपर पहुंचता है, जाता है, ले जाने का काम जो होता है, उसी को बोला जाता है रसारोहण। क्लियर दोस्तों? तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होने वाला। ठीक है, चलिए। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रंध्र जो होते हैं उसमें द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कितनी पाई जाती है ये दिख लिया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कितनी पाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो किस रूप में होता है, किस रूप में होता है दोस्तों? तो यहाँ पर आप बताओगे किस रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में होता है दोस्तों? सुक्रोज के रूप में होता है। क्लियर दोस्तों? क्योंकि जो आपका भोजन बनता है तो आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, ग्लूकोज आपका वहां पर बनता है। क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या जाना, 74 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन कहलाता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया धमाकेदार वाला। ठीक है, तो मतलब उपापचयी वर्ज्य मतलब होता है अपशिष्ट। वर्ज्य का मतलब क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है बॉडी का। ठीक है, खाने के बाद मतलब भोजन का जो वेस्ट मटेरियल बचता है तो उसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, अभी तो मैंने बताया था। तो उसको बोला जाता है एक्सट्रैक्शन, मतलब आपका उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन कहां पर होता है। ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन कहां पर होता है? तो ये भी आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का पाइरुवेट में क्या होता है, पाइरुवेट अम्ल में क्या होता है, विखंडन होता है। पाइरुवेट क्या आपका एक अम्ल होता है। क्लियर दोस्तों? और देखिए यहीं पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहीं पर आपकी बॉडी की एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, और वो कितनी 38 एटीपी। कितनी बनती है? 38 एटीपी। ठीक है, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और 38 एटीपी क्या होती है, ऊर्जा बनती है वहां पर। ठीक है, चलो दोस्तों एक बात और आपको जाननी चाहिए, जो कोशिका होती है इसी को क्या बोला जाता है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, पावर हाउस, या फिर इसको बोला जाता है शक्ति ग्रह। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, शक्ति ग्रह बोला जाता है। समझ में आई बात है? ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अल्टमान ने। ठीक है, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अमरबेल में पोषण होता है। ठीक है, तो अमरबेल में पोषण होता है, तो अमरबेल जो होता है उसमें कैसा पोषण होता है, तो होता है आपका विषमपोषी। क्या होता है दोस्तों, विषमपोषी। तो विषमपोषी मतलब आपका क्या होता है दोस्तों, जो परपोषी होते हैं, जो दूसरों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो वही आपका पूछ रहा है कि अमरबेल में पोषण किस तरीके होता है। तो आप क्या देखा, आपने क्या देखा, विषमपोषी देखा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों आपको एक बात समझना जरूरी है कि ये मैंने जो जैव प्रक्रम वाला जो आपका चैप्टर था दोस्तों, आज हो गया उसका खत्म। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका जैव प्रक्रम है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसमें मैंने ऑप्शनल क्वेश्चन सारे के सारे करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने करवा दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए। अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, ठीक है, कोई डाउट हो आपके मन में, तो निस्संदेह आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। अगर थोड़ा सा भी आप लोग क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल में पहली बार हो तो मन करे तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, और आपने क्लास को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना के रखे रहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बना के प्यार और सपोर्ट अपना रखिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऐसी क्लासेस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर। और हाँ, एक बात और, जितना हो सके आप लोग क्लास को शेयर भी करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए। और एक बात और जान लीजिए कि अब देखिए क्या होगा कि जितने भी चैप्टर सबके ऑप्शन करवाऊंगा, और उसके बाद जो है आपको फिर जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊंगा। उसमें जो बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड बहुत ही कम क्वेश्चन आपको पढ़ने के मिलेंगे, बहुत ही कम। यहां तो मैं बता रहा हूं ताकि आप सारी चीजों को सीख सको, लेकिन जब मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आऊंगा तो वहां बिल्कुल बहुत ही कम, ना के बराबर क्वेश्चन आपको पढ़ने को रहेंगे। और यकीन कीजिए आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनेगा।
आपके एग्जाम में वहीं से 100% क्वेश्चन आपके वहीं से बनेगा। लेकिन अभी आप एक बार पूरा पूरा रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आपके पास इतना टाइम है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करके पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।